हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक आसानी से पहुंचे। अब आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राष्ट्रसंघ। इसमें राष्ट्रसंघ की जो कैसे स्थापना हुई, क्या पृष्ठभूमि थी जिसके आधार पर राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, राष्ट्रसंघ की स्थापना का क्या सब उद्देश्य था, कितने पहले कैसे इसमें कितने राष्ट्र इसके सदस्य बने। जैसे पहले 27 राष्ट्र इसके सदस्य बने, बाद में सदस्यों की संख्या 62 हो गई। उनको क्या सब लेना पड़ता था शपथ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और राष्ट्रसंघ के जो मुख्य अंग थे उस सब पर चर्चा करेंगे। उसके बाद राष्ट्रसंघ के कार्य, फिर हम चर्चा करेंगे राष्ट्रसंघ के असफलता के कारण। और इसमें कुछ हम ऐसे भी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि कैसे कितना बढ़िया शानदार ढंग से कुछ मामलों में ये राष्ट्रसंघ सफल हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला। इसमें भयंकर रक्तपात हुआ, धन जन की अपार क्षति हुई। इतना भीषण युद्ध था कि इसमें पूरा लगा कि इससे मानवता तबाह हो जाएगी। तो अब दुनिया भर के जो महान राजनेता थे उनके मन में करुणा का भाव भी आया। और दूसरा कारण था कि उनको लगा कि अगर ऐसे ही लड़ाई होती रही तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। पूरा जो देश जो प्रगति कर रहा है, द्वितीय ये माने औद्योगिक क्रांति के बाद जितनी प्रगति हो रही थी वो सारी प्रगति बाधित हो जाएगी, शहर उजाड़ दिए जाएंगे, इतना तो उनका देश का भी विकास नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से एक महसूस की गई एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो मानवता के लिए कल्याण करे, जो युद्ध को टाले। इसके अलावा भी उसका उद्देश्य था कि शांति के लिए भी काम करे। और जैसे लेबर का समस्या है या कला का मामला है, संस्कृति का मामला है, सामाजिक समरसता की बात है, तो आर्थिक संबंधी जो कुछ कार्य है वो हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, मानवीय तत्व संबंधी काम हो, तो इन सारे काम के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हुई, विशेष रूप से युद्ध को रोकने के लिए। ऐसा नहीं है जो राष्ट्रसंघ जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, तो इससे पहले कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था। इससे पहले भी 30 के संख्या में, या मतलब हम कह सकते हैं कि 30 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं 1914 ईस्वी तक दुनिया भर में जो मानवता के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा काम कर रही थी। इसका उद्देश्य मानव कल्याण और शांति स्थापना था। तो 1914 तक ही ऐसे संगठन की संख्या 30 हो गई थी। और 1915 ही से ये प्रयास किया जाने लगा। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों को ये अनुभव हुआ कि एक ऐसी संस्था चाहिए जो विश्व में शांति स्थापना करे, शांति सुरक्षा जिसके द्वारा शांति और सुरक्षा बनाए रखा जाए, और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हो। तो हम देखेंगे कि 1914 तक ही लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अस्तित्व में आ चुकी थी। तो फिर उसके बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो विश्व युद्ध शुरू होने के बाद फिर 1918 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे विल्सन। तो विल्सन जो है 14 को सूत्र दिए थे जिससे कि पूरे दुनिया में शांति स्थापित हो। तो उन्हीं सूत्रों में से एक सूत्र था राष्ट्रसंघ का भी निर्माण, जिसमें दुनिया भर के जो देश हैं, शक्तिशाली देश हैं या कमज़ोर देश हैं, वो सब अपना मतभेद को भुलाएं और मतभेद को भुला करके अंतर्राष्ट्रीय जो कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, मानवता के लिए कार्य करें। और मानवता के साथ साथ जो कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कला संस्कृति से हैं या सामाजिक कार्य के लिए हैं, तो उन सब के लिए भी काम किया जाए। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ अर्थात लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था, लीग ऑफ नेशन। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि और भी जो इसके जो अंग हैं तो वो कैसे काम करते हैं, इसके अंगों की संख्या कितनी है, और इस सब पर भी अलग अलग हम इस पर विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले जो ये जाने कि
ये राष्ट्र संघ, जिसको हम अंग्रेजी में लीग ऑफ नेशन कहते हैं, उससे पहले लगभग 30 के संख्या में थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो मानवता के लिए और पूरे दुनिया में लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय रूप से। लेकिन 1918 में जो विश्व शांति कायम करने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के जो दिए गए 14 सूत्र थे, उसी 14 सूत्र में से एक सूत्र के आधार पर 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, पृथक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जैसा राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम रखना। दुनिया भर में जो एक देश का अगर किसी दूसरे देश पर आक्रमण करेंगे या कोई चीज़ पर विवाद रहेगा, कोई जल संबंधी विवाद हो या सीमा संबंधी विवाद हो या कोई जो संधि संबंधी विवाद हो, तो उन विवादों का, या भूमि संबंधी विवाद हो, कोई भी इस तरह का जो विवाद हो, तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से उनके पारस्परिक जो आपस में उनका लड़ाई झगड़ा है उसका निपटारा किया जा सके। और जो है शांतिपूर्ण ढंग से निवारण हो तो लड़ाई अपने नहीं होगा। तो युद्ध निवारण के लिए काम करना था, शांतिपूर्ण ढंग से झगड़ा सबका निपटारा करके जो युद्ध को टाला जा सके, ऐसा काम करना है। और जो दुनिया भर में जो अस्त्र शस्त्र का होड़ लग गया था, युद्ध हेतु जितने माने वेपन्स थे, अस्त्र शस्त्र थे, तो उस सब के लिए जो एक देश सेना पर इतना बजट कर रहा है तो हम इतना करेंगे। तो इस सब टाइप की जो प्रवृत्ति थी कि शस्त्रीकरण के लिए प्रतियोगिता, कि तुम्हारे पास इतना बम है, इतना गोला बारूद है तो हमारे पास इतना हो, तुम्हारे पास ये मिसाइल है तो हम ये मिसाइल बनाएंगे। तो इस सब तरह का जो प्रतियोगिता था उसको अंत करना था। और पेरिस की जो शांति संधि थी, इसके द्वारा कर्तव्य कुछ निर्धारण किया गया था, तो उन कर्तव्यों का पालन करना भी राष्ट्र संघ के उद्देश्य में है। तो हम कह सकते हैं संक्षेप में कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, दुनिया भर के जो देश हैं उनके विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना, युद्ध उत्पादन और जो मतलब अस्त्र शस्त्र का उत्पादन है उसके लिए जो अस्त्र शस्त्र का होड़ लगाया जा रहा था उसके प्रतियोगिता का अंत करना, पेरिस की शांति संधियों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। अब हम इसके सदस्यता पर बात करेंगे कि पहले राष्ट्र संघ में 27 सदस्य थे, बाद में सदस्यों की संख्या बढ़ कर के 62 हो गई। इनके सदस्यों को यह वचन देना पड़ता था कि वे युद्ध नहीं करेंगे, गुप्त संधियां नहीं करेंगे तथा शांति संधियों का पालन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्र संघ में जो मुख्य अंग थे उसके बारे में जानेंगे और उनके काम के बारे में जानेंगे। तो अगर हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग की बात करेंगे तो 3 अंग हम कह सकते हैं, एक है सभा, दूसरा परिषद और तीसरा सचिवालय। अंग्रेजी में हम सभा के लिए शब्द यूज करते हैं असेंबली, परिषद के लिए काउंसिल, और जो सचिवालय है उसको हम बोलते हैं सेक्रेटेरिएट। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी भी स्थापना हुई थी, वो भी बहुत इसका महत्वपूर्ण अंग था। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ भी बहुत महत्वपूर्ण अंग में से एक था। तो हम जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात करें जिसके आधार पर ये पूरा फंक्शन करता था, तो ये 3 था, सभा, परिषद और सचिवालय, अर्थात असेंबली, काउंसिल और सेक्रेटेरिएट। लेकिन इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे कई विशिष्ट अंग थे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके असेंबली पर। तो राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र असेंबली के सदस्य होते थे। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अधिक से अधिक 3 प्रतिनिधि भेज सकता था और वो जो है किसी विषय पर एक ही वोट उसको देने का अधिकार था। राष्ट्र संघ के निर्णय में बैठक में उपस्थित जो सदस्य हैं सर्वसम्मति से जो कोई प्रस्ताव पास करते थे और उसमें निर्णय जो होता था सर्वसम्मति से होता था। तो हम कह सकते हैं कि असेंबली राष्ट्र संघ का बहुत ही विशाल और महत्वपूर्ण अंग था। इसका एक वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता था, जाने की परिपाटी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही वार्षिक अधिवेशन होगा। ज़रूरत पड़ने पर इसके कई अधिवेशन बुलाए जा सकते थे
ये अधिवेशन जिनेवा में होता था। तो सभा का एक ठो सभापति होता था और एक उपसभापति होता था। अब इसका काम क्या था, तो नए राज्यों को सदस्यता प्रदान करना। कोई देश अगर मतलब चाहे कि हम इसका सदस्य बने तो उसको ये सदस्यता प्रदान कर सकता था। वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान कर सकता था। वार्षिक बजट के स्वीकृति के साथ साथ हम समझ सकते हैं कि सभा का कुछ वित्तीय अधिकार और उसका भी पावर था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये जो सभा है वो अपने संस्थाओं के सदस्यों को का नियमानुसार निर्वाचन करता था। उसके अलावा जो इसका प्रमुख कार्य ये था कि विश्व शांति को प्रभावित करने वाले किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसका जो सर्वाधिक दूसरा हमने अभी बतलाया है कि राष्ट्रसंघ के सर्वाधिक जो 3 महत्वपूर्ण अंग थे, सभा, काउंसिल और सचिवालय। तो काउंसिल की बात करें तो ये राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी का नाम काउंसिल था। काउंसिल एक प्रकार की कार्यपालिका थी। इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। तो इंग्लैंड, जापान, इटली और फ्रांस में शुरू में इसके सदस्य अस्थाई सदस्य थे। बाद में जर्मनी को भी अस्थाई सदस्य बनाया गया। उसके अलावा 9 अस्थाई सदस्यों का प्रावधान था, जिनका चुनाव 3 वर्षों के लिए असेंबली के द्वारा किया जाता था। अब इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाना, निशस्त्रीकरण की योजनाएं बनाना, महामंत्री को मनोनीत करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रबंध, आक्रमणकारी के विरुद्ध पाबंदी लगाना, बैंड लगाना, आक्रमणों से सदस्य राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना, असेंबली की सिफारिशों को लागू करना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य थे। अब इसके बाद जो तीसरा जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग है असेंबली, सचिवालय, उस पर चर्चा करते हैं। यह राष्ट्रसंघ के कार्यों का देखभाल करता था। इसका भी प्रधान कार्यालय जेनेवा में था। सचिवालय का प्रधान महासचिव कहलाता था। महासचिव का चुनाव काउंसिल करती थी और इस चुनाव की स्वीकृति असेंबली देती थी। महासचिव सचिवालय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। इसके अधीन सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत थे। कर्मचारियों का चयन लगभग 50 देशों से किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शासकीय सेवा के अंतर्गत इन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। राष्ट्रसंघ के विचारार्थ विविध समस्याओं संबंधी आवश्यक सूचना प्रदान करना, असेंबली तथा काउंसिल के कार्यवाहियों का विवरण प्रकाशित करना, बैठकों का कार्यक्रम तैयार करना इत्यादि सचिवालय के कार्य थे। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जिसका हॉलैंड के हेग नामक नगर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें 15 न्यायाधीश होते थे जो साधारणतः 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे। अब न्यायालय के कार्य के भाषा की बात करें तो फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा में वो कार्य संपन्न होते थे। किसी संधि का स्पष्टीकरण, कोई कानूनी प्रश्न, किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन आदि विषय न्यायालय के समक्ष उपस्थित किए जाते थे। इन पर उनको निर्णय देना होता था। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ पर। तो दुनिया भर में जो श्रमिक थे उनकी जो दारुण स्थिति थी, उनकी जो करुणाजनक स्थिति हो गई थी, उनका जो शोषण हो रहा था, उनकी जो समस्याएं थी, उनको ठीक से जो वेजेज नहीं मिलता था, पारिश्रमिक नहीं मिलता था, तो उन सारे कार्यों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी, जिसके 3 विभाग थे, साधारण श्रमिक सभा, शासन परिषद और अंतर्राष्ट्रीय श्रम न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। तो इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए कुछ अन्य अभिकरण भी थे। इसमें वित्तीय संगठन, यातायात संगठन, आर्थिक संगठन आदि प्रमुख थे। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रसंघ का क्या सब कार्य था। तो इसके कुछ कार्य को हम राजनीतिक कार्य कह सकते हैं, कुछ कार्य को हम गैर राजनीतिक कार्य कह सकते हैं। तो राजनीतिक कार्य की बात करें तो हम देखेंगे कि कैसे 1920 ईस्वी में आलैंड द्वीप समूह के लिए स्वीडन और फिनलैंड में झगड़ा हुआ। राष्ट्रसंघ ने इसे फिनलैंड को देकर झगड़े का निपटारा कर दिया और फिर दोनों पक्षों ने इसको मान लिया। 1919 की बात करें तो साइलेसिया को लेकर के जर्मनी और पोलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस में मतभेद हो गया। 1922 ईस्वी
में राष्ट्रसंघ के निर्णयानुसार साइलेसिया को 2 भागों में बांट दिया गया। आधा भाग पोलैंड को दे दिया गया और आधा भाग जर्मनी को दे दिया गया। इस निर्णय को सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया। फिर हम 1925 ईस्वी में यूनान के द्वारा बुल्गारिया पर आक्रमण की बात करें तो बुल्गारिया इस आक्रमण के बाद राष्ट्रसंघ में अपील किया। तो राष्ट्रसंघ के निर्णय के बाद यूनान को सेना हटानी पड़ी और क्षतिपूर्ति का आदेश दिया था राष्ट्रसंघ ने। तो यूनान ने आदेश का पालन किया। फिर 1932 ईस्वी में जो पेरू ने कोलंबिया के लेटेसिया नामक सीमावर्ती प्रदेश पर अधिकार कर लिया। तो राष्ट्रसंघ ने दोनों के बीच में समझौता करा दिया। फलतः लेटेसिया कोलंबिया को वापस मिल गया। तो इस तरह के कार्य को हम राजनीतिक कार्य के श्रेणी में रख सकते हैं। और अगर गैर राजनीतिक कार्य की बात करें तो ये इसमें आर्थिक तथा राजस्व संबंधी कार्य आएंगे। जैसे 1921-22 में राष्ट्रसंघ ने ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय कर्ज देकर नष्ट होने से बचा लिया। इसी प्रकार से इसके द्वारा बुल्गारिया, हंगरी और ग्रीस को भी सहायता मिली। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके स्वास्थ्य संबंधी कार्य के लिए। तो स्वास्थ्य संबंधी कार्य के लिए जो कितने छूत वाले जो बीमारी थे, पूर्वी यूरोप में फैले टाइफाइड, हैजा जैसी छूत की बीमारी को दूर करने में, रोकथाम करने में इसकी प्रशंसनीय भूमिका रही। फिर एशिया माइनर से लौटने वाले शरणार्थियों को गोटी की बीमारी थी, उसको भी रोकने का इसने प्रयास किया। इस हेतु इसके द्वारा अनुसंधान, खोज और स्वास्थ्य संबंधी प्रयास किए गए। इसके बाद हम देखेंगे कि मानवीय तथा सामाजिक तथा मानवीय तत्व संबंधी भी इसके द्वारा काम किया गया, जिसमें दास प्रथा, दासों की खरीद बिक्री, स्त्री तथा बच्चों की अनैतिक व्यापार, नशीली वस्तुओं के व्यापार तथा कुत्सित या भ्रष्ट साहित्य पर रोक लगाना जैसे कार्य किए गए। अब हम जो हमारा टाइटल है इसके विफलता के कारण, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि हमने देखा कि कई मामले में, जैसे आइलैंड द्वीप समूह के लिए स्वीडन और फिनलैंड का झगड़ा 1920 में हुआ तो उसको इसने निपटारा किया। साइलेसिया को लेकर के जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस में मतभेद हो गया, उसका इसने निपटारा किया। 1925 ईस्वी में यूनान ने बुल्गारिया पर आक्रमण किया तो राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के बाद राष्ट्रसंघ को यूनान से सेना हटानी पड़ी। इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि कैसे पेरू ने कोलंबिया के लेटेसिया नामक सीमावर्ती प्रदेश पर आक्रमण किया तो राष्ट्रसंघ के द्वारा समझौता कराया गया। तो ये इसके सफलता संबंधी बात है, जिसमें हमने कुछ इनके राजनीतिक कार्य के बारे में चर्चा किया, कुछ गैर राजनीतिक कार्य के बारे में चर्चा किया, लेकिन कुछ ऐसे भी मामला हैं जिसमें कि ये असफल रहा। तो असफलता के मामले की बात करें तो 1925 ईस्वी में मूसा के प्रश्न पर तुर्की और इराक के बीच में मतभेद हो गया। तो राष्ट्र संघ ने कहा कि ये इराक को दे दिया जाए मूसा, पर तुर्की इसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि 1931 ईस्वी में जापान के द्वारा चीन पर आक्रमण हो गया। मंचूरिया जो जगह था उस पर अधिकार करने के लिए चीन ने राष्ट्रसंघ में अपील की। जापान को राष्ट्रसंघ ने चेतावनी दिया कि भैया तुम इसको खाली करो, इसको छोड़ो, कब्जा कर लिया है। लेकिन जापान जो है अपना शासन वहाँ पर स्थापित कर लिया। इसी हिसाब से 1935 ईस्वी में इटली ने अबसीनिया पर आक्रमण कर दिया। अबसीनिया भी राष्ट्रसंघ का सदस्य था, उसने भी राष्ट्रसंघ से अपील की, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इटली ने अबसीनिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा हम जानते हैं कि वर्साई के संधि के पीछे द्वितीय विश्व युद्ध में लोग कहते हैं कि वर्साई संधि ही में उसका बीजारोपण किया गया। तो वर्साई की संधि को पालन कराने में राष्ट्रसंघ असमर्थ रहा। फिर जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, उसने वर्साई की संधि का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया। फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को जीत करके जर्मनी में मिला लिया, किंतु राष्ट्रसंघ जर्मनी के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका। फिर 1939 ईस्वी में हम देखेंगे कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और फिर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो ये असफलता की चरम परिणति थी, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि पूरे दुनिया को विश्व युद्ध से बचाना, शांति स्थापना, निशस्त्रीकरण, तो ये सब चीज़ सब 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो ये सारे बात धरे रह गए और इस हिसाब से इसकी असफलता प्रारंभ हुई। और कुछ पहलू हैं जैसे निशस्त्रीकरण में
के मामले में हम देख सकते हैं कि 1932 ईस्वी में राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में एक निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ। इस क्षेत्र में भी राष्ट्रसंघ को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। दुनिया भर में जो विभिन्न देश थे उनके बीच में हथियार को लेकर के वो होड़ मचा रहा। इसके अलावा हम देखेंगे कि राष्ट्रसंघ की असफलता के और भी जो कारण सब हैं और पहलू हैं, जैसे राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य में असफल रहा। इसी असफलता के बीच वो समाप्त भी हुआ। तो ये असफलता के जो कारण थे उनके बारे में हम संक्षेप में थोड़ा सा विवेचन कर लेते हैं। एक है शांति संधि का भंग हो जाना। तो राष्ट्रसंघ का संविधान शांति संधि का ही एक अंग था। तो शांति संधि द्वारा पराजित राष्ट्रों के साथ अन्याय किया गया। जर्मनी शांति संधि और राष्ट्रसंघ को घृणा की दृष्टि से देखता था, अतः उसने संधि की शर्तों की अवहेलना शुरू कर दी। फिर हम देखेंगे कि संगठन में कुछ दोष था। अंतर्राष्ट्रीय संघ की असफलता का मेन जो कारण था उसका जो ऐसा कहते हैं राजनीतिक विचारक लोग, जो उसका संगठन ही त्रुटिपूर्ण था। शक्तिशाली मित्र राष्ट्र उसके अस्थायी सदस्य थे, जो हमेशा अपने स्वार्थी पूर्ति को पूरा करना चाहते थे, अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे रहते थे, स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते थे। वह जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, सत्तापूर्ण सरकारों का गुट था। आक्रमणकारी जो राष्ट्र थे उसके विरुद्ध परिषद को सिफारिश लागू करने की समुचित व्यवस्था ही नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभाव था। जो दुनिया भर के जो महान राष्ट्र थे वो इससे पृथक थे। अब संसार का जो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्र अमेरिका है, वही इसका सदस्य नहीं था। इसके कारण क्या हुआ कि राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को, उसके इज्जत को, उसके साख को बहुत गहरा धक्का लगा। फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रसंघ में पूंजीवादी राज्यों का प्रभाव था। तो यही कारण है, जब रूस ने देखा कि इस पर पूंजीवादी राज्यों का प्रभाव है और वर्चस्व है, तो शुरू में सोवियत संघ राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अभाव की बात करेंगे तो कोई ऐसी विशेष कानून नहीं, माने कानून की सूची नहीं थी, कानून नहीं था जिससे कि कोई देश अपने मन से झगड़े को वहाँ भेजते। अपना निर्णय स्वीकार कराने के लिए न्यायालय के पास साधन भी नहीं था। तो जिसको मन होता था वो निर्णय को माने और जिसको मन नहीं हो वो निर्णय को नहीं माने। फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रसंघ की असफलता में एक कारण था कि इंग्लैंड और फ्रांस के संतुष्टिकरण की नीति। तो हम देखेंगे, ये भी देखेंगे कि जर्मनी और इटली के प्रति इंग्लैंड और फ्रांस की ऐसी नीति थी। वे सोवियत रूस को अपना बहुत बड़ा माने दुश्मन समझते थे। फिर वहाँ पर फासिस्ट राष्ट्रों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति अपनाते थे। इससे जर्मनी, इटली और जापान को बढ़ावा मिला और राष्ट्रसंघ असहाय होकर के फासिस्ट राष्ट्रों की आक्रामक नीति को देखता रहा। इसके बाद हम देखेंगे कि उसके पास कोई अपनी सेना नहीं थी। अपनी सेना नहीं है तो इस मामले में सेना को लेकर के वो सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर करता था। आसक्ति के अभाव में जो शांति भंग करने वाले देश थे उसको वो दंड देने में असमर्थ था। आक्रमणकारी राष्ट्र को दंड देने में या आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध परिषद की सिफारिश को लागू करने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी थी। फिर एक पहलू उसके जो राष्ट्रसंघ था उसकी असंतोषजनक आर्थिक स्थिति भी थी। उसकी जो आर्थिक स्थिति थी उसके मामले में भी उसको चंदे पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर वर्साई की संधि की बात करें तो जैसा कि बार बार हम इसका माने उल्लेख करते हैं और दुनिया भर के जो इतिहासवेत्ता लोग हैं, डिप्लोमेट है, वो कहते हैं कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छुपे हुए थे। तो वर्साई की संधि की शर्तों को रोकना राष्ट्रसंघ के लिए संभव नहीं था। फिर मुसोलिनी और हिटलर जैसे जो माने तानाशाह सबका उदय हुआ, जो नियम कानून सब पर विश्वास नहीं करते थे, तो इनके आक्रामक नीति के कारण राष्ट्रसंघ को बहुत गहरा धक्का लगा। तो जर्मनी में नाजीवाद, इटली का फासिस्टवाद और जापान का सैनिकवाद राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ राजनीति के दांव पेंच भी थे। जैसे 1929 ईस्वी में विश्वव्यापक मंदी आई,
तो इसमें जो मंदी के चपेट में इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली सभी राष्ट्र इसके कारण तबाह हो गए। तो उनकी धारणा थी कि साम्राज्यवाद के विस्तार से ही आर्थिक संकट से छुटकारा मिल सकता है। तो जापान, जर्मनी, इटली ये सब साम्राज्यवादी देश थे। उन्होंने अपने साम्राज्य की विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और राष्ट्रसंघ मूकदर्शक बना रहा। तो उसके बाद फिर इन सब कारणों से फिर द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो हम कह सकते हैं कि पूरा उसको विफलता मिली और एक हिसाब से राष्ट्रसंघ समाप्ति हो गया। तो हम देखेंगे कि कैसे 10 जनवरी 1920 को जो राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, तो उसका जो उद्देश्य था, जो राष्ट्रसंघ का उसका जो मेन अंग है, असेंबली, काउंसिल और सचिवालय, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर उसके द्वारा जो कार्य किया गया सफलतापूर्वक, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया और किन मामलों पर उसकी बात नहीं चली, इस पर हमने चर्चा किया।